वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की भूमिका कितनी है? जबकि अगर हम लोग पहले की बात करें तो वो बहुत ज्यादा थी। अपेक्षाकृत क्या आपको लगता है कि अब कुछ कम हुई है? नहीं नहीं, देखिए संघ की भूमिका के संबंध में एक प्रकार का मैं भ्रम कहूं उसको, यही रहा है। आपने अटल जी के नेतृत्व में भी बड़ा काम किया है, उनके लिए भी मैं कहूँ कि उनके योद्धा रहे हैं आप, और आपने मोदी जी के साथ भी काम किया है। कुछ विपक्ष की जो विचारधारा है उनमें ये कहा जाता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के पास एक क्रम हुआ करता था। सबसे पहले अटल जी थे, फिर अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा जी थी, प्रमोद जी थे, एक क्रम था। आज अगर हम उस क्रम की बात करते हैं तो ऊपर के 10 नंबर पे तो एक अकेला नाम है नरेंद्र मोदी जी का। फिर उसके बाद नीचे से थोड़ी थोड़ी सी आवाजें आनी शुरू होती हैं, हाँ हम भी हैं। नहीं नहीं, इस संदर्भ में क्या ख्याल है? ये ख्याल है, देखिए हमेशा नेता तो एक ही होगा। अटल जी नेता थे, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, और संगठन के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग थे। और चाहे अटल जी हो, चाहे इस नरेंद्र भाई मोदी हो, हमारी काम करने की जो पद्धति है वो सामूहिक ही है। अटल जी का चेहरा चलता था, अटल जी का नाम चलता था, परंतु अटल जी सबसे विचार विमर्श करके फैसले करते थे। तो ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय उन्होंने प्रारंभ में रथ यात्रा के सहमत नहीं थे करने से, पर जब तय कर दिया तो साथ हो गए। यही हमारे यहाँ पद्धति है। तो वही पद्धति तब थी, वही पद्धति अब है। जय हिंद, जय भारत मित्रों। मैं कवि सौरभ जैन सुमन हमारे इस लोकप्रिय वार्तालाप के शो चैट विद मी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हर एपिसोड में एक ऐसे व्यक्तित्व को आपसे मिलाना होगा मेरा, जिससे मिलकर के आप लोगों को भी प्रसन्नता होगी, और उनकी बात जब आप तक पहुंचेंगी तब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में आपने अतिरिक्त लाभ अर्जित किया है। आज उसी श्रेणी में हमारे बीच मेरठ के पूर्व सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। मैं आदरणीय श्री राजेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल जी की अगर हम लोग उन्नतियां देखें, अगर उनकी उपलब्धियां देखें, तो उसके बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। 2009 से 2024 तक अनवरत जिस व्यक्ति ने मेरठ के हृदय पर राज किया, राज नहीं किया, अपना दायित्व निर्वहन किया, ऐसे श्री राजेंद्र जी आज हमारे बीच हैं। उनसे बातचीत करेंगे, और मैंने जैसा कहा था कि हम बात भी करेंगे और चीत भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आज के जो अतिथि हैं वो हमें चित कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अमूमन देखा है स्पीकर जिस समय वो थे लोकसभा में, ऐसे कई स्पीकर रहे जो स्पीकते ही नहीं थे, लेकिन जिस समय राजेंद्र जी उस सीट पर बैठा करते थे तो सामने वाले को ये लगता था कि हाँ, इस सीट के लिए अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो वो क्रांति धरा की क्रांति वाला व्यक्ति आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल के रूप में होता था। ये हमारे लिए, मेरठ के लिए बड़ा सौभाग्य कि आपने एक बड़े लंबे समय तक स्पीकर का दायित्व भी निर्वहन किया। तो राजेंद्र जी, मैं पहले आपसे ये पूछूंगा कि हमारी जो यात्रा रही, राजनीतिक यात्रा, वो कैसी रही? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि सामाजिक है, और यदि राजनीतिक क्षेत्र में मैं जरूर आया, मैंने संगठन के दायित्व भी निभाए, फिर संसद में भी मैं गया, सांसद के नाते भी मैंने जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। लेकिन मूलतः मेरी प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। मैं छोटी आयु से ही संघ से जुड़ गया था। मेरे परिवार के अंदर संघ था। मेरे चाचा जी पहले प्रतिबंध के समय जो 1948 में गांधी जी की हत्या का मिथ्या आरोप लगा करके संघ पर लगाया गया था, उसमें जेल गए थे। तो पिताजी भी संघ से जुड़े हुए थे, तो स्वाभाविक था कि मेरा भी उस तरफ रुझान हुआ। तो छोटी आयु में संघ से जुड़ गया था, और वहीं से जो संस्कार संघ की शाखा से जो दिशा प्राप्त होती है वो क्रमशः सुदृढ़ होती चली गई। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने एमएससी किया 1970 में। फिर 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी। फिर मैं संघ का, जिसको प्रचारक कहते हैं, ओल्ड टाइमर कहते हैं, उस नाते मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया। 13 वर्ष में विभिन्न दायित्वों पर रहा। फिर मैं वापस गृहस्थ जीवन के अंदर आया, और उसके बाद भी मेरे पास संघ के दायित्व रहे। 1997 में मैं भाजपा में आया, और भाजपा के महानगर अध्यक्ष या अन्य दायित्व का निर्वाह करते हुए 2009 में पहली बार मुझको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और मुझे आज भी जब मैं उस चुनाव को याद करता हूं तो मैं बहुत बार भावुक हो जाता हूं, क्योंकि
मेरठ में हम लोग 10 वर्ष तक हम सांसद अपना भाजपा का नहीं चुन पाए थे, परंतु कार्यकर्ताओं ने मैं क्योंकि कार्यकर्ता था इसलिए अपना खुद का चुनाव मान करके जी जान से तन मन धन पूर्वक, लिटरली तन मन धन पूर्वक उस चुनाव को लड़ाया। और यार मैं तो ये कहता हूँ कि उस चुनाव को लड़ा और एक बहुत कठिन, लगभग असंभव देखने वाली जीत को उन्होंने संभव बनाया। तो मेरी पृष्ठभूमि फिर में, जैसा आपने अभी चर्चा की, मैं लगातार 3 बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया और मैं मेरठ के प्रतिनिधि के रूप में समिति में पहुंचा। लेकिन मेरी मूल जो प्रेरणा है वो सामाजिक है। वो प्रेरणा देखा जाए तो राजनीतिक नहीं है उस अर्थ में कहा जाए तो, हाँ उसी के विस्तार के रूप में राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी मैं सामाजिक कार्य करने का एक संकल्प लेकर के मैं गया और जो कुछ मैं कर सका उस प्रेरणा के कारण ही कर पाया। आज जब पार्टी ने ये निर्णय लिया कि अनवरत 15 वर्षों की सेवा देने के बाद पार्टी ने अपना सांसद का जो प्रतिनिधि था वो चेंज किया, प्रत्याशी चेंज किया और एक व्यक्ति बाहर से सीधा आकर के मेरठ की सीट पर मैं तो ये कहूँगा कि थोपे गए या लेकर के आई पार्टी का निर्णय था। उसके बावजूद जो लोकप्रियता आपकी रही, मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ और मेरठ की जनता आज भी ये कहती है कि हमारे सांसद तो राजेंद्र जी ही हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को ये निर्णय लेना पड़ा कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जनता से जुड़ा हुआ है, उसका टिकट चेंज करना पड़ा? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ इस बात को। मैंने जब श्री अरुण गोविल जी को प्रत्याशी बनाया गया तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या हमारा प्रदेश का भी नेतृत्व है उसकी दृष्टि थोड़ी व्यापक होती है। उनको पूरा प्रदेश दिखाई देता है, उनको पूरा देश दिखाई देता है और बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं जो सामान्यतः क्षेत्र विशेष तक सीमित व्यक्ति को नहीं दिखाई देती। और उनको बहुत सारे पहलू उनके ध्यान में होते हैं, क्या चीज हमको करनी चाहिए, किससे हमको राजनीतिक यश मिल सकता है। क्योंकि अंततः चुनाव इसलिए लड़े जाते हैं कि हमको बेहतर परिणाम प्राप्त हो, हमारे जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनकी संख्या अधिक से अधिक हो, तो बहुत सारी बातें सोची जाती हैं। तो मैंने उसी ढंग से उस बात को स्वीकार भी किया। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति को अपने कहे हुए शब्द के प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। क्या बात! आप जब कुछ कहते हैं तो केवल दूसरों के लिए नहीं कहते, आप अपने लिए भी कहते हैं। वाह! मैं वर्षों से संगठन का काम करता आया था, मैं हर एक को समझाता था, कहता था, क्योंकि बहुत बार कार्यकर्ताओं के मन की बात नहीं होती थी तो कार्यकर्ता के मन को दुख भी होता था। तो मैं उनको ये समझाता था कि भाई आप नेतृत्व पर भरोसा रखो, विचार पर भरोसा रखो और यदि कोई निर्णय हुआ है तो हो सकता है आपको ठीक न लग रहा हो परंतु उसको ठीक ही है वो, ऐसा मान करके करिए। तो और आपके ऊपर भी पार्टी हमेशा आपका ध्यान रखेगी, ऐसा समझाता था। तो मुझको लगा कि जब मेरा इस प्रकार का प्रसंग एक आया है तो मैं अपने स्वयं के साथ कैसे धोखा कर सकता हूँ। तो मैंने बड़ी तत्परता से, बड़े स्वाभाविक ढंग से, मुझे उसको करने में कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा और मैं स्वाभाविक रूप से चुनाव के अंदर लगा भी। सबने देखा इस बात को तो, और ये जनता का आशीर्वाद है कि लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लोकसभा के अंदर पहुंचा। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि जो जनता का स्नेह है मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मुझको ऐसा लगता है कि 15 वर्ष का समय काफी विस्तृत समय बड़ा होता है और 15 वर्ष में धीरे धीरे कुछ ऐसा एक संबंध मेरा कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ बन गया था कि वो मुझे भी कुछ थोड़ा सा बड़ा सा, कुछ अभिभावक सा समझने लगे थे और मुझको भी बात लगती थी। मैं आज कई बार बहुत चीजों को याद करता हूँ, लोग भी मुझे कहते हैं कि आप बहुत बार हमको कुछ बातें सख्त भी कह देते थे जो आपको लगता था कि हमारे हित में है और हमको ये फील होता था कि आप एक बड़े के नाते, अभिभावक के नाते आप इस बात को कहते हैं। और ये बात मुझे भी लगती थी कि ये जो प्रेम था ये एक अद्भुत था और मैं वास्तव में इस प्रेम का जो ऋण है क्या बात! उससे कभी मैं मुक्त होने की सोचता भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जितना प्रेम है उसका और भी जो कुछ मेरे पास समय है मैं उसका उपयोग इस हमारे क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए मैं कर सकूँ। 2009 में पहली बार राजेंद्र जी हमारे सांसद बने। उससे पहले मेरठ के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना एक बड़े पद के लिए, सांसद पद के लिए, बड़ा ऐसा लगता था कि ये संभव ही नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सांसद कोई भारतीय जनता पार्टी का चुना जाए। मुझे याद है मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के
उन कार्यकर्ताओं में से थे जिन्होंने पोल्स पर चढ़ चढ़ करके झंडे लगाए हैं पार्टी के, और बस्ते हमारे यहाँ हुआ करते थे। बहुत मेहनत आप सब लोगों ने मिलकर के की हैं। पहली बार जब आप सांसद बने, पहली बार मेरठ ने अपना सांसद देखा राजेंद्र अग्रवाल जी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, उस समय आपको क्या फील हुआ जब आपके सामने रिजल्ट आया होगा कि हाँ हम विजय हो गए? नहीं, वैसे इससे पहले भी 1991 में, 1996 में, 1998 में 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ठाकुर अमरपाल सिंह जी हमारे सांसद रहे थे। परंतु ये बात ठीक है कि वो 3 बार जीते, परंतु उनको कुल मिलाकर के समय बहुत कम मिला, क्योंकि जल्दी जल्दी चुनाव हुए, इलेक्शन जल्दी, और फिर 10 वर्ष का गैप हुआ। जैसे मैंने कहा, एक बार जो है कांग्रेस जीती और एक बार फिर बसपा जीती। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता जनार्दन ने आशीर्वाद प्रदान किया, तो वास्तव में सबसे पहला भाव तो यही आया कि इस आशीर्वाद को, इस विश्वास को किस प्रकार से संजो करके और जो अपेक्षाएं मेरठ की जनता की, उनको कैसे पूरा किया जाए। और जैसे बहुत बार लोग पूछते भी हैं, मेरे भी ध्यान में आता है, मुझको सबसे बड़ी समस्या मेरठ की जो लगती थी उस समय, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में तो काफी पहले से था और सामाजिक दृष्टि से मैं सक्रिय था ही, मुझको ये बात ध्यान में आती थी कि मेरठ की जो दिल्ली से कनेक्टिविटी है वो बहुत बड़ा इशू है, और उसके कारण से मेरठ जो एक व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो बड़ा उन्नत शहर था, ऐतिहासिक दृष्टि से तो अभी भी इतिहास को तो कोई बदल नहीं सकता भाई, चाहे वो रामायण काल हो, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो 1857 का क्रांति समर हो, तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो मेरठ की पहले के मुकाबले कम हुई। यहाँ से बहुत सारी चीजें अन्य स्थानों पर गई क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर नहीं थी। तो मुझको लगता था कि कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो एक तरफ हम आर्थिक दृष्टि से अधिक समर्थ होंगे, एक, और नंबर 2 हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको अधिक अवसर मिलेंगे, और नंबर 3 हमारे जो बच्चे दिल्ली में या अन्य स्थानों पर नौकरी के लिए जाते हैं और वहाँ आवागमन के अंदर जो उनका समय बहुत अधिक लगता है, इस कारण से वहाँ पर 6 घंटे लगते हैं जाने, हाँ, उनका वो समय बचेगा और बेहतर उनकी एक लिविंग कंडीशंस होगी। इन विषयों को लेकर के मुझे लगता था कि कनेक्टिविटी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले मैंने उसको कोशिश की, और भी चीजें हुई। तो उसके बाद आपके कार्यकाल में क्या क्या मेरठ को मिला जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए जब मैं 2009 में मैं सांसद बना तो यूपीए 2 मैंने उसकी सरकार चल रही थी, और रिकॉर्ड्स के अंदर आप देखेंगे तो मैंने इसी कनेक्टिविटी को लेकर के या एनसीआर के अंदर हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसको लेकर के अनेक सवाल संसद के अंदर उठाए, लगभग 80 सवाल मैंने उठाए इन्हीं विषयों को लेकर के। और एक सवाल आता है तो आप ऐसा मान के चलिए कि उसके लिए 5 बार अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉटरी से आते हैं सवाल। तो इतना सब हुआ, लेकिन यूपीए 2 की या तो दृष्टि नहीं थी या प्राथमिकता नहीं थी या जो भी था, मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। संसद के अंदर कई बार ये कहा भी गया कि हम करने वाले हैं, मंत्री ने कहा कि नहीं हम करने वाले हैं, परंतु कुछ नहीं हुआ। कनेक्टिविटी की दृष्टि से वो जो कार्यकाल था बिल्कुल शून्य था। यदि उस कार्यकाल की देखे तो एक वो राज्य रानी ट्रेन वो हमको मिल गई थी। तो कनेक्ट के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई में गैप ज्यादा हो, सप्लाई साइड में कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो थोड़ा सा आपको अधिक एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ता है। लेकिन जब 2014 में माननीय मोदी जी आए, उनकी सरकार आई, तो पूरे देश का चित्र बदला, मेरठ का भी। आपको ध्यान होगा कि 31 दिसंबर 2015 यानी 2015 के अंतिम दिन उन्होंने इसका शिलान्यास किया, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का जी। और फिर इसके बाद जो है उससे भी बड़ा एक काम या उसके समान रूप से महत्वपूर्ण काम, आरआरटीएस की पहली ट्रेन हमको मिली जी। आरआरटीएस के अंदर जो रैपिड रेल की डिमांड हरियाणा की भी थी। 3 प्रोजेक्ट थे। पहला एक तो प्रोजेक्ट मेरठ वाला था दिल्ली से, एक प्रोजेक्ट अलवर वाला था राजस्थान का, और एक प्रोजेक्ट पानीपत का था। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है और ये मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की का एक प्रसाद है, उनकी कृपा है कि सबसे पहली रीजनल रेल प्राप्त करने का सौभाग्य। बहुत सही बात। तो 2 चीजें हुई। अब हाईवे तो बहुत 3 साल पहले समर्पित हो चुका है, और रीजनल रेल भी 1 महीने के अंदर, जुलाई के आखिर तक या जुलाई के मध्य तक वो हमको मिल जाएगी। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि मेरठ के बाहर की तरफ जाने वाले जितने भी मार्ग हैं, सबके सब राष्ट्रीय राजमार्ग, सब या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन है। और ऐसा खुद हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा कि मेरठ संभवतः
उत्तर प्रदेश का बेस्ट कनेक्टेड टाउन है। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये एक बड़ा विषय हुआ। उसके अलावा आकाशवाणी का केंद्र वो हमने कोशिश की, वो मिल गया हमको। हमने जो है रेलवे के अंदर भी कुछ चीजें मांगी, वो हमको मिल गई। फिर वो आईटी पार्क था, वो हमको प्रदान किया गया। हमने मेडिकल कॉलेज को हमने कहा था कि इसको आप हमको एम्स दे दीजिए, तो हमको माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा कि देखो एम्स तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्स यदि हम उत्तर प्रदेश में कुछ और खोलेंगे तो हमको पूरी उत्तर प्रदेश में खोलेंगे, आप कुछ और मांग लीजिए। हमने कहा आप इसका उन्नयन कर दीजिए, इसको आप जो है जरा अपग्रेड कर दीजिए। तो आपको ध्यान होगा कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो बना है वो हमको मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसमें कुछ सुविधा, अतिरिक्त सुविधाओं का उसके अंदर जुड़ा हुआ। इसके अलावा ये जो टूरिज्म है या इस क्षेत्र का जो विकास है, उसकी दृष्टि से एक कठिनाई छोटी सी ये थी कि हमारा मेरठ आगरा सर्किल के अंदर आता था, और आगरा सर्किल में होता ही है भाई, टेल तक पानी पहुंचने में कुछ ना कुछ तो कमी हो ही जाती है। तो हमने कहा कि भाई हमारा मेरठ खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अलग सर्किल बना दीजिए। तो मुझे बड़ा इस बात का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया, और मेरठ सर्किल, अब आपको ध्यान होगा कि मेरठ सर्किल अलग है, पहले आगरा सर्किल के अंतर्गत ही आता था, और मेरठ सर्किल अलग हुआ तो हस्तिनापुर की तरफ ध्यान गया, फिर मेरठ की तरफ ध्यान गया, अन्य चीजें हुई। इसी प्रकार से जो हमने ये जो ज्योति है, अमर जवान ज्योति, इसको हमने सफलतापूर्वक करवाने में हमको मतलब ये अच्छा काम एक हुआ। फिर लाइट एंड साउंड शो भी वो भी वहां पर शुरू हुआ। यानी ऐसे बहुत सारे काम हैं, हम गिनना शुरू करेंगे। समग्र रूप से पूरे क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ी कृपा माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनके मंत्रिमंडल के सहयोग की हमको मिली है। और क्षेत्र फिर हापुड़ की यदि बात करें तो उसको जरूर मैं कहना चाहूंगा, कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में नहीं था, हापुड़ नया जिला बना था, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ, उसका निर्माण पूरा हो गया है। फिर प्रदेश ने जो दिया, मैं उसका जिक्र जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माननीय योगी जी ने हमको कृषि ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमको दी थी, पहली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की हमको मिली। ये सारी चीजें हैं। यानी आज मेरठ 2009 में जो मेरठ था या 2014 में जो मेरठ था, उसके मुकाबले बहुत अधिक विकसित शहर के रूप में प्रतिष्ठित पूरे देश के अंदर हो रहा है। आरएसएस से आप जुड़े रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शायद जमीनी काम आपने इतने किए कि आप आज भी उन्हीं नेताओं में से आते हैं मेरठ के जो जमीनी नेता कहलाते हैं। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है क्या कि जो जनता इस समय वर्तमान सांसद से थोड़ा सा नाराज रहती है, वो ये मानती कि वो हमसे मिलते नहीं, उनकी उपलब्धता, आप भाई जब आप थे तो आप तो 24 घंटे मेरठ के लिए उपलब्ध थे। वर्तमान सांसद जी के साथ थोड़ा सा ये है कि भाई उनको काफी काम देखने पड़ते हैं, उनको मुंबई भी जाना पड़ता है और भी दिल्ली में भी उनकी बैठकें होती हैं, वो मेरठ में अपेक्षाकृत उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना आपने दिया। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है, हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उनकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी अलग है। वो एक सेलिब्रिटी है, और इस प्रकार के व्यक्तित्व को जब आप प्रत्याशी बनाते हैं तो ये कठिनाई जरूर आएगी। और आप अन्य को भी दीजिए, मैं कोई नाम लेना ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जो हमारे विख्यात अभिनेता मान हेमा मालिनी जी हैं, विनोद खन्ना थे, या धर्मेंद्र थे, या और भी कई सारे नाम हैं, और बड़े प्रख्यात अभिनेता या सिने कलाकार या अन्य सेलिब्रिटी, अन्य क्षेत्रों की सेलिब्रिटी, उनको हमने प्रत्याशी बनाया है, हमने भी बनाया और लोगों ने बनाया। तो देखिए उनकी जो है अपने क्षेत्र से संबंधित किस्में रहेंगी ही रहेंगी। तो वो एक कार्यकर्ता के नाते भ्रमण करना, उनसे अपेक्षा करना ये उचित नहीं है। मैं तभी मैं देखता हूँ कि हमारे सांसद पर्याप्त मात्रा में आते हैं लगातार। मेरा तो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर सप्ताह उनका मेरठ आना होता है, लोगों से मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। और देखिए मेरी जहाँ तक बात है, कुछ कंपैरिजन की बात नहीं है, परंतु मैं तो यहीं पर पैदा, मतलब यहीं से मेरा सारा का सारा जुड़ा हुआ है। और संघ के नाते भी मैंने संघ का कार्य करते हुए भी गली कूचों में गया हूँ, और भाजपा के संगठन का काम करते हुए मैं गली कूचों के अंदर गया हूँ। मेरा व्यक्तिगत संपर्क पहले से ही, भाजपा का प्रत्याशी बनने से पहले से भी मैं 2-4 हजार या 5 हजार लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता था, उनके घरों में गया हुआ था। तो वो जो एक एफिनिटी है, वो जो एक संबंध है, वो जो कनेक्ट है, वो तो एक इस कारण से भी है कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहीं पर मेरा सारा काम रहा है। और निश्चित रूप से ये जो वैयक्तिक संपर्क का जो काम है या गुण है कह लीजिए आप, ये मैंने संघ से ही सीखा है। संघ औपचारिक बैठकों को भी महत्व देता है,
परंतु उतना ही महत्व अनौपचारिक मिलन को भी देता है। आप अनौपचारिक रूप से मिलेंगे, गपशप करेंगे, परिवार में जाएंगे। अब देखिए विषयांतर थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त क्या ना वो प्रासंगिक ही है। अभी 25 जून गई है, 25 जून 50 वर्ष पूर्व आपातकाल इमरजेंसी, बड़ा माने काला अध्याय है वो देश के लोकतंत्र का, उस पर बहुत चर्चा भी हुई है। उस सारे जो काल में से, उस कालखंड में से निकालने का यदि किसी ने सबसे प्रमुख रूप से काम किया तो संघ ने किया, संघ से जुड़े हुए संगठनों ने किया। वो क्यों कर पाए? क्योंकि प्रतिबंध होने के बाद भी जो हमारे संघ के प्रचारक थे, संघ के जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनके घर घर इतने अधिक संबंध थे कि उनको कोई मीटिंग बुलाने के लिए बहुत अधिक खबरें देने की जरूरत नहीं होती थी। व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर मिलना जुलना होता था, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर वो प्रेरित हो जाते थे, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर वो जूझने लगते थे। ये जो विशेषता है ये तो संघ की दी हुई है, और मैं समझता हूँ कि इसी संस्कार को मैं जितना अच्छे से अच्छे ढंग से कर पाया, उसके कारण से मेरा एक व्यापक जनसंपर्क क्षेत्र के अंदर रहा है, और आज भी मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी है तो ज्वलंत, मतलब उस पर बातचीत करना, लेकिन क्योंकि आज जब आप बैठे हैं और जनता आपके साथ है, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस की भूमिका कितनी है? जबकि अगर हम लोग पहले की बात करें तो वो बहुत ज्यादा थी, अपेक्षाकृत क्या आपको लगता है कि अब कुछ कम हुई है? नहीं, देखिए संघ की भूमिका के संबंध में एक प्रकार का मैं भ्रम कहूं उसको, यही रहा है। देखिए संघ का बड़ा स्पष्ट सोच है, हालांकि संघ के बारे में कहने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, पर संघ का स्वयंसेवक हूं, इसलिए मैं थोड़ा कुछ बता सकता हूं। देखिए संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है, हिंदुत्व का जागरण करते हुए हिंदुओं का संगठन है, ये उसका मुख्य काम है। वो देखा जाए तो सीधे सीधे राजनीतिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र के अंदर काम नहीं करता। संघ के बारे में एक बहुत मजेदार एक वाक्य कहा जाता है कि संघ कुछ नहीं करेगा और संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। तो ये जो फर्क है ये ध्यान में नहीं आता है। अब आज संघ के स्वयंसेवक जिन कामों को चलाते हैं उनकी संख्या सैकड़ों में है, और बड़े स्तर के ऊपर जो संगठन चलते हैं, अब वो भाजपा के अंदर भी संघ के लोग बड़ी मात्रा में है। जनसंघ जब था तो जनसंघ के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में दीनदयाल जी थे, या भंडारी जी थे, या अटल जी थे, तो संघ से ही आए थे। या उसके अलावा फिर भारतीय मजदूर संघ है, उसके भारतीय किसान संघ है, विद्या भारती है, 30-35 हजार के करीब उसके स्कूल चलते हैं, संस्कार भारती है, भारत विकास परिषद है, ऐसे अनेक विश्व हिंदू परिषद है जो वैश्विक स्तर के ऊपर हिंदुत्व के विषयों को उठाती है। परंतु एक प्रकार से तो आप कह सकते हैं कि संघ के विचार परिवार के ये संगठन है कि संघ के स्वयंसेवक इन संगठनों को चलाते हैं, तो संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करता है, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन ये संघ के संगठन नहीं है उस अर्थ में, संघ का अपना अलग काम है। और भाजपा को लेकर के भी या जनसंघ भी जब था, ये मर्यादा रही, एक आध विषय छोड़ करके, एक आध अवसर छोड़ करके, जैसे एक अवसर था आपातकाल। जब 1977 के अंदर चुनाव घोषित हुए तो संघ ने घोषित करके ये कहा कि ये विशेष अवसर है, देश के लोकतंत्र का हनन हुआ है, उसको हमको बचाना है, इसलिए संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक प्रकट रूप से इस चुनाव के अंदर लगेगा और जो तानाशाही शक्तियां उनको हराएगा। तो ये एक दो उदाहरण ऐसे हैं जब संघ ने प्रत्यक्ष रूप से किया है। अन्यथा संघ राष्ट्र को समर्पित एक संगठन है, समाज सेवा को समर्पित एक संगठन है, तो स्वाभाविक रूप से संघ के स्वयंसेवक ऐसे दल के साथ जुड़ते हैं जो उसकी अपेक्षा के अनुसार आचरण करता है, जो उसकी अपेक्षा के अनुसार हिंदुत्व के संबंध में विचार करता है, इसलिए भाजपा से जुड़ा हो जाता है। आपने अटल जी के नेतृत्व में भी बड़ा काम किया है, उनके लिए भी मैं कहूँ कि उनके योद्धा रहे हैं आप, और आपने मोदी जी के साथ भी काम किया है। कुछ विपक्ष की जो विचारधारा है उनमें ये कहा जाता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के पास एक क्रम हुआ करता था, सबसे पहले अटल जी थे, फिर अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा जी थी, प्रमोद जी थे, एक क्रम था। आज अगर हम उस क्रम की बात करते हैं तो ऊपर के 10 नंबर पे तो एक अकेला नाम है नरेंद्र मोदी जी का, फिर उसके बाद नीचे से थोड़ी थोड़ी सी आवाजें आनी शुरू हुई कि हाँ हम भी हैं। नहीं, ये इस संदर्भ में क्या ख्याल है? ये ख्याल है, देखिए हमेशा नेता तो एक ही होगा। अटल जी नेता थे, अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, और संगठन के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग थे, और चाहे अटल जी हो चाहे इस नरेंद्र भाई मोदी हो, हमारी काम करने की जो पद्धति है वो सामूहिक ही है। अटल जी का चेहरा चलता था, अटल जी का नाम चलता था, परंतु अटल जी सबसे विचार विमर्श करके फैसले करते थे।
ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय उन्होंने प्रारंभ में रथ यात्रा के से वो सहमत नहीं थे करने से, पर जब तय कर दिया तो साथ हो गए। ये हमारे यहाँ पद्धति है। तो वही पद्धति तब थी, वही पद्धति अब है। और अभी भी आप देखेंगे नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, जैसे अटल जी नेता थे नरेंद्र मोदी। और हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो संगठन है ये परिवारवादी नहीं है, परंतु पारिवारिक है बिल्कुल। ये हमारे यहाँ मुखिया जैसे परिवार का होता है, ऐसे संगठन का जो बड़ा है उसका मुखिया होता है। वो नीचे सबसे विचार विमर्श करता है, विचार विमर्श के आधार पर फिर वो ऊपर निर्णय करता है। विचार विमर्श करके क्योंकि वो निर्णय होता है, इसलिए वो निर्णय सबको स्वीकार। ये परिवार का जैसे एक तरीका होता है, उनसे करते हैं। तो पहले अटल जी थे, अब नरेंद्र भाई है। और आप देखें इसकी पूरी इतनी बड़ी हमारे यहाँ कर्मठ और योग्य क्रेडिबल नेताओं की श्रृंखला है। हम इसका अभिमान है हमको, चाहे केंद्र में हो, केंद्र में हमारे माने अमित शाह हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे शिवराज जी हैं, यानी एक नाम नहीं है, गडकरी जी हैं। मैं कितने नाम लूंगा तो कुछ छूट जाएंगे। यानी इतने योग्य लोग हैं कि, और ऐसे प्रदेशों के अंदर भी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, नेता तो स्वाभाविक रूप से हम एक नेता के पीछे चलने वाले पारिवारिक संगठन है। और हमारा नेता, उसको ये विश्वास इसलिए प्राप्त है कि वो सबसे विचार विमर्श करके निर्णय लेता है। एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलती हुई गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री परिवर्तित करने के जो निर्णय लिए, या अभी मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव शिवराज जी के नाम पर लड़ा और फिर एंड में आकर के परिवर्तित कर दिया गया चेहरा अचानक से। इवन जनता को भी नहीं उम्मीद थी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जो बिल्कुल जमीनी होगा, जिसके विषय में सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही राजस्थान में हुआ, ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ। चलती हुई गवर्नमेंट के बीच में गुजरात से मुख्यमंत्री बदले गए, चलती हुई गवर्नमेंट के बीच में उत्तराखंड से मुख्यमंत्री बदले गए। ये परंपरा, अभी आपने कहा कि एक नेता के पीछे चलने वाली पार्टी है, तो वो भी तो जमीनी नेता थे वहां के, फिर परिवर्तन। देखिए, हालांकि इसके ऊपर मुझे टिप्पणी करने का बहुत अधिकार इसलिए नहीं है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके स्तर का विषय है, लेकिन तो भी एक कार्यकर्ता के नाते मैं कह सकता हूँ कि जो बात मैंने सांसद के टिकट के बारे में जो बात की, हमेशा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उसकी दृष्टि बड़ी होती है, किस व्यक्ति का कहाँ बेहतर उपयोग हो सकता है, किसको कहाँ ले जाना चाहिए। क्योंकि अंततः कोई मुख्यमंत्री हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, कोई प्रदेश में मंत्री हो, कोई प्रदेश का अध्यक्ष हो, कोई प्रदेश का पदाधिकारी हो, वो एक टीम के हिस्से हैं। उनको कहाँ किस रूप में उनका बेहतर उपयोग हो सकता है, कहाँ उनको हम संगठन के विस्तार की दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं, ये अच्छे ढंग से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वही समझता है और वही प्रदेश के नेतृत्व से विचार करके वो निर्णय करता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात तो मुझे लगती है कि देखिए, संगठन के अंदर जो गतिशीलता यदि चाहिए तो हमको इस प्रकार के नए लोगों को आगे लाना ही पड़ेगा, नहीं तो जड़ता आ जाएगी। आज जो है कई दलों के अंदर जो एक परिवार के आधार पर चलते हैं, उनके अंदर जड़ता है, वो दिखाई देती है हमको, उनके अंदर गतिशीलता नहीं है। तो संगठन में भी गतिशीलता हमको चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से नए क्षमतावान व्यक्ति उनको भी तलाशना पड़ेगा, उनको मौके देने पड़ेंगे। उनका एक प्रकार से, जैसे क्रिकेट की टीम है, हम देखते हैं कि किस से नए वो करते हैं, उसमें कोई आता है निखर करके आता है, कोई बॉलिंग में, कोई बैटिंग में या कोई फील्डिंग में, तो उसको फिर आगे देखते हैं। कोई नहीं होता है तो फिर उसको ब्रेक भी देते हैं, फिर दोबारा भी ट्राई करते हैं। ये जो जैसे खेल का है, एक प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी नए व्यक्ति आए, उभरे, उनकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो, उनकी क्षमता प्रकट हो, इसलिए ये काम करने होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। माननीय पूर्व सांसद, या ये कहा जाए कि मेरठ के अभूतपूर्व सांसद आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में मेरठ को वो उपलब्धियां दी जो केवल कभी हमारे लिए स्वप्न होता था। कहीं मुझे पंक्तियां दुष्यंत जी की याद आती हैं कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारों, और कैसे नहीं होगा आकाश में सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो वो पत्थर जो राजेंद्र जी ने उछाला, वो निश्चित तौर पर एक स्वर्णिम इतिहास रच के गया है। यही कारण है कि मेरठ की जनता आज भी अपने सांसद के रूप में, अपने अभूतपूर्व सांसद के रूप में राजेंद्र जी से जुड़ी है, राजेंद्र जी को मानती है। तो मैं अंत में चलते चलते केवल एक बात कहूंगा कि आप न केवल मेरठ की जनता से, अपितु भारतवर्ष के तमाम लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस समय हूँ
और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आने के इच्छुक भी हमारे नौजवान रहते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूँगा जरूर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि 1 लाख ऐसे युवा आगे आए जिनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति हो, फ्रेशर्स हो। क्या बात। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नौजवान आए, राजनीतिक क्षेत्र आपकी अपेक्षा कर रहा है, परंतु सेवा के भाव से आए। आप यदि किसी पद की आकांक्षा अपने मन में शुरू में रख लेंगे तो न तो आप सेवा कर पाएंगे और ना आप अपनी क्षमता का विस्तार कर पाएंगे। आइए, आपका स्वागत है और देश को पहले रख करके आप सेवा कीजिए, बाकी फिर अपने संगठन के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर छोड़ दीजिए जो आपको किस भूमिका को प्रदान करता है। और आपका स्वागत है, आपके सहयोग से ही, आपके कर्तृत्व से ही ये देश बड़ा बनेगा, महान बनेगा। बहुत बहुत आभार माननीय राजेंद्र जी हमारे बीच रहे, उन्होंने इतना समय दिया। और जो आज बातचीत हुई है मित्रों, मैं जानता हूं कि इसमें कई सारे ऐसे ज्वलंत विषय हैं जो जब आप तक पहुंचेंगे तो आप उनके ऊपर छींटे मारते हुए राजेंद्र जी को महसूस करेंगे। उन प्रश्नों के ऊपर जो कहीं ना कहीं जलन लेकर के सामने खड़े हो सकते हैं, उनके ऊपर जो फुहारे आदरणीय राजेंद्र जी ने छोड़ी, ये तय करती है कि वो न केवल एक नेतृत्व करने की अधिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं, अपितु बहुत ज्यादा बौद्धिक भी हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ राजेंद्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।